जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूं आपके छोटा सा फैमिली एम टू सक्सेस 98 पर। दोस्तों, एम टू सक्सेस 98 में आपके लिए एक शानदार क्लास लेके आए थे जो कि आपका टूर ऑफ इंडिया का था। लगभग अभी तक हम 12 स्टेट हमारा कंप्लीट हो चुका है। आशा करता हूं जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं, जितने भी छोटे बड़े भाई बहन हमारे क्लास को देख रहे हैं, उम्मीद है ये 12 क्लास उनको बहुत ही अच्छा लगा होगा और उनका बहुत ही सारा कमेंट, बहुत सारे प्यार हमको मिला है, उसके लिए हम दिल से आभारी हैं आपका। ठीक है दोस्तों, जो कोई भी नहीं देखा है, आपको ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा सारा का सारा क्लास। और आपका ये केरला जो आज स्टार्ट करेंगे, केरला आपका 13 नंबर स्टेट है जो कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे हम केरला के बारे में। ठीक है दोस्तों, और एक साथ क्लास के अंदर ही मैं आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा केरला के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट जीके टॉपिक्स का भी खुलासा करूंगा। आपको मैं अच्छे से तरीके से मैं आपको समझाऊंगा जो कि आने वाले एग्जाम में पूछ सकते हैं। दोस्तों देखिए, आपको ये पीडीएफ हमारा टेलीग्राम लिंक पे से मुफ्त में मिल जा रहा है, लेकिन ये मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ दोस्तों? ये पढ़ाने का मकसद ये है, क्लास के अंदर अंदर जो भी मैं आपको इंपॉर्टेंट क्लासेस, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में दूंगा तो उसको आपको याद रखना पड़ेगा। तो चलिए बिना देरी के क्लास स्टार्ट करेंगे। आज का 13 नंबर स्टेट आपका केरला। और स्टार्ट करने से पहले जितने भी नए बच्चे हमसे जुड़े हैं, हमारे चैनल एम टू सक्सेस 98 को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, जिससे कि हमारा लेटेस्ट क्लास आपके पास पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं नो योर स्टेट केरला के बारे में। जैसे कि आपको सभी को पता है, पहला हमारा लोकेशन होता है। लोकेशन क्या है? केरला इज ए स्टेट ऑन मालबार कोस्ट ऑफ इंडिया। मालबार कोस्ट ऑफ इंडिया, जैसे कि आपको मैप मैं आपको क्या बोला था कि जब मैं टूर ऑफ इंडिया पढ़ा रहा हूँ, आपको मैप आपके दिमाग में रहना चाहिए। देखिए, मान लीजिए इस तरफ, मतलब मान लीजिए ये मैप है ना, ये मान लीजिए ये मैप का जो इस साइड में आपका केरला, ये जो साइड में आपका केरला है, तो ये क्या कहता है? मालबार कोस्ट ऑफ इंडिया, इट इज़ बॉर्डर्ड बाय द कर्नाटका टू द नॉर्थ एंड द नॉर्थ ईस्ट, तमिलनाडु टू द ईस्ट एंड साउथ। ये देखिए इसका जो बॉर्डर है, इसका क्या बॉर्डर है? देखिए, कर्नाटका टू नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट टू तमिलनाडु, ईस्ट एंड साउथ एंड द लक्षद्वीप सी टू दी वेस्ट। लक्षद्वीप सी जो कि आपका हमारा यूनियन टेरिटरी आ जाता है। इट इज़ कोऑर्डिनेट बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ टू 76 डिग्री ईस्ट तक इसका कोऑर्डिनेशन है, जो कि इसका क्या होता है, इसका जो पॉइंट पर सिचुएटेड करता है। इसके साथ साथ मैं आपको बोलना चाहता हूँ दोस्त, कभी कभार आपको एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछता है पता है? कि मान लीजिए केरला का स्टेट है, केरला का क्वेश्चन है कि केरला का नेबर में कितने स्टेट्स हैं, उसके आसपास कितना स्टेट्स का बॉर्डर को ये टच करता है। कोई बोल सकता है केरला कितना स्टेट्स का बॉर्डर को टच कर रहा है, उसका बॉर्डर डिस्ट्रीब्यूट करता है, या उसका नेबरहुड स्टेट कौन सा है? 2 स्टेट है, 2 स्टेट, जो कि एक है तमिलनाडु पहला और दूसरा है आपका कर्नाटका। ये दो स्टेट है जो कि केरला अपना बॉर्डर शेयर करता है। देखिए, ये डिटेल इन्फॉर्मेशन होता है आपका, ये फैक्ट होता है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन होता है जो कि क्लास के अंदर ही आपको मिलेगा, पीडीएफ में आपको नहीं मिलेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि क्लास एंड तक देखिए। एंड तक देखते देखते आपको तो पीडीएफ का भी पूरा इन्फॉर्मेशन में एनालिसिस करवा दूंगा, लेकिन उसी के साथ साथ ही और भी अच्छे से अच्छे एग्जाम्पल मैं आपको लूँगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बोलूँगा जो कि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लोकेशन के साथ साथ आपको मिल जाएगा बेसिक फैक्ट। केरला का बेसिक फैक्ट क्या है आपको देखिए कि फॉर्मेशन डेट सभी को पता होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फॉर्मेशन डेट 1 नवंबर 1956 को था। कैपिटल तिरुवनंतपुरम पे फर्स्ट को डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। दोस्त, जो भी मैं आपको टूर ऑफ इंडिया करवा रहा हूँ, ये एक्चुअली क्या है ना, मैं आपको आने वाले क्लासेस में मैं आपको क्लास के अंदर में बताऊंगा। देखिए, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं मैं आपको बोल दे रहा हूँ कि पहला है आपका कैपिटल आता है तिरुवनंतपुरम, ये पहला डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है इसमें। 1 नंबर। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट लगभग कभी कभार पूछ लेता है, ठीक है, तो नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 14 है। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है पलक्कड़ है। स्मॉलर डिस्ट्रिक्ट माहे, ऑल्सो स्मॉलर डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया ऑल्सो। ये देखिए, जो माहे है आपका स्मॉलर डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया ऑल्सो है। ये आ गया आपका और एक क्वेश्चन, ये आ गया आपका जीके क्वेश्चन जो कि कभी पूछ सकता है कि स्मॉलर डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। आप इंस्टा में भी एक्टिव हो गए, आप फेसबुक सोशल मीडिया में एक्टिव हो गए, आपको पता होगा कि एक क्वेश्चन वायरल हुआ था जो कि पूछा गया है कि हमारा इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन विराट कोहली और उनका धर्मपत्नी अनुष्का शर्मा जी का बेटी का नाम क्या है। तो ये अगर आ सकता है जीके क्वेश्चन में, तो आपको ये जो कि माही, जो कि आपका सबसे छोटा राज्य है, छोटा डिस्ट्रिक्ट है इंडिया का, ऑल ओवर इंडिया में सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट का है कौन सा है? माहे। तो ये ऑब्वियसली आ सकता है आपका जनरल नॉलेज क्वेश्चन में।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लिटरेसी 96.2%, बहुत ही अच्छा है उनका लिटरेसी। उसके साथ साथ देखिए लोकसभा राज्यसभा सीट पूछ लेता है, तो इधर से आगे आपका 2 मार्क, इधर से आगे आपका 1 मार्क 3 मार्क, और आपका कैपिटल पूछता है 1 मार्क 4 मार्क। इधर से ये पार्ट से हम 4 मार्क कवर कर दिए। उसके साथ साथ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ये भी आपको पूछता है, ये आपका 1 मार्क होगा। लेजिस्लेटिव असेंबली कितना 144 है, ठीक है। हाई कोर्ट केरला हाई कोर्ट कोच्चि पर है। ऑफिशियल लैंग्वेज मलयालम है। देखिए कितना मार्क हम कवर किए इधर से, ये 1 2 4 और 5, इधर से हम 5 मार्क आपका झोली में गिरा दिए, जो भी क्लास अभी तक हमारे साथ देख रहे हैं। देखिए 5 मिनट का क्लास हो गया है, आपको 5 मार्क आपको दिला दिए डायरेक्ट। तो देखिए, तो थोड़ा सोचिए, अगर क्लास एंड तक देखोगे तो आपको कितना फ़ायदा हो सकता है। तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, तो हमारे साथ बने रहिए। उसी के साथ साथ उधर 5 मार्क था। आगे बढ़ेंगे चीफ मिनिस्टर, क्योंकि हमारा चीफ मिनिस्टर भी क्वेश्चन पूछता है। श्री पिनाराई विजयन जी हैं, यहाँ पे आ गया आपका 1 मार्क, मतलब 5 मार्क हम उधर कंप्लीट किए। ऊपर वाला जो कि आपका लेजिस्लेटिव असेंबली, कैपिटल और सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो हो गया। उसके साथ साथ आपको प्रेजेंट सीएम कौन है, पिनाराई विजयन जी हैं। उसी के साथ साथ प्रेजेंट गवर्नर श्री आरिफ मोहम्मद खान, यहाँ पे 1 मार्क। उसी के साथ साथ प्रेजेंट चीफ जस्टिस भी पूछते हैं, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस एस मनी कुमार आपका प्रेजेंट चीफ जस्टिस है। दोस्तों ये 5 मार्क हो गया, प्लस 1 6 7 और 8, पूरा का पूरा हम बोलेंगे तो ये जो बेसिक फैक्ट है, बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दिखा रहे हैं फिर से। ये देखिए आपका बेसिक फैक्ट से आपको कितना मार्क हम कवर करवा दिए, टोटल 8 मार्क्स। 8 मार्क आपके झोली में 8 मार्क्स कवर हो गया। देखिए ये जो भी हम अभी मान लीजिए केरला के भी हमारे दोस्त होंगे, केरला के भी हमारे स्टूडेंट हमें फॉलो कर रहे होंगे। मान लीजिए केरला का स्टेट पीसीएस होता है ना, स्टेट ओ ट्रिपल, जैसे कि P-SSS मतलब K-SSS K-SSS ऐसे होता है ना, ठीक है। तो उसी में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, उसी में डायरेक्ट क्वेश्चन उस स्टेट के बारे में आ जाता है। तो आपको आपके स्टेट के बारे में भी जानना पड़ेगा, ठीक है। ये जो हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, क्या क्या फ़ायदा हो सकता है आपको। देखिए अभी तक 12 स्टेट हमारा कंप्लीट हो चुका है, 13वां स्टेट चल रहा है। तो 13वां स्टेट से आपको फ़ायदा क्या मिलेगा, जितने लोग भी अभी देखिए, मान लीजिए कि केरला का चल रहा है, केरला का कोई हमारे दोस्त कमेंट कर रहे हैं कि केरला का सर अच्छा लग रहा है वीडियो आपका, ऐसा ऐसा इन्फॉर्मेशन अच्छा है। तो उनको क्या क्या फ़ायदा होगा, उनका जो स्टेट पीसीएस आपका हो जाएगा, स्टेट पीसीएस जो भी होगा आपका, ठीक है, उसमें से इनको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। उसी के साथ साथ भी आपको कि पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि केरला का इतना इतना इन्फॉर्मेशन है। और आपका जो भी ऑल इंडिया लेवल पे एग्ज़ाम होता है, जैसे कि मान लीजिए आरआरबी हो गया, आपका एसएससी हो गया, ठीक है, ये सब एग्ज़ाम में आपको बेसिक फैक्ट्स है। आपका राज्यसभा सीट पूछता है, लोकसभा सीट पूछता है, सीएम कौन है, गवर्नर कौन है, चीफ जस्टिस कौन है, ये सब होता है। तो आपको पूरा का पूरा आपका कितना मार्क हो गया आपके सामने, 8 मार्क हम कवर कर लिए। तो हमारे साथ बनने चलिए एक जितने हम 10 से 15 पॉइंट लेते हैं दोस्त। 15 पॉइंट में आपको हर एक पॉइंट के अंदर ना आपको 2-3 मार्क आपको कवर करवा देंगे। इसलिए ये हमारा एक प्रयास है कि आपको पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन मिले, ठीक है। और अगर किसी को पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन चाहिए, मान लीजिए कि आपको ये क्लास के साथ साथ आपका एग्ज़ाम पास में, मतलब 10 दिन 15 दिन के बाद आपका एग्ज़ाम है, ठीक है। जीडी आने वाला है ना, जीडी आ रहा है, जीडी के बारे में एग्जाम में तो ये पूछेगा जनरल नॉलेज में। तो अगर आपको ईच एंड एवरी स्टेट का मतलब 28 स्टेट का सीएम, गवर्नर, लोकसभा राज्यसभा सीट जो भी आपको चाहिए, ऊपर आपको आई बटन मिल जाएगा। उसके साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कंप्लीट एनालिसिस में किया हूँ, उसका भी आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे, आपका आ जाएगा स्टेट सिंबल। स्टेट सिंबल कभी कभार आपको स्टेट पीसीएस में आपको पूछ रहा होगा, जैसे कि आपका स्टेट के बारे में, जैसे कि केरला का स्टेट एनिमल कौन है, इंडियन एलिफेंट, और उसका स्टेट बर्ड है ग्रेट हॉर्न बिल है। स्टेट फ्लावर कनिकोना है, ठीक है, डिफरेंट फ्लावर है, मैं कभी सुना नहीं हूँ, ठीक है। उसके साथ साथ स्टेट ट्री कोकोनट ट्री है, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ केरला के बारे में थोड़ा जानते हैं, हिस्ट्री ऑफ केरला के बारे में थोड़ा जानेंगे कि क्या है। कि देखिए द चेरा डायनेस्टी वाज द फर्स्ट प्रोमिनेंट किंगडम बेस्ड इन केरला, ये थोड़ा हिस्ट्री है। द चेरा डायनेस्टी was the first prominent kingdom based in Kerala. It is the Mysore dynasty ruled by Hyder Ali and Tipu Sultan who fought 4 decisive battle Anglo-British war, ठीक है। एंग्लो ब्रिटिश वार भी कौन कौन, हैदर अली और एंड टीपू सुल्तान जो कि लड़े थे। फिर आगे नेक्स्ट पॉइंट आपका ट्रेवेनकोर।
ट्रावेनकोर स्टेट ओल्ड नेम ऑफ केरला, केरला का पुराना नाम है। ये देखिए मस्त इन्फॉर्मेशन है ना आपका कि ट्रावेनकोर स्टेट ओल्ड नेम ऑफ केरला वाज फॉर्म्ड ऑन 1 जुलाई 1949 विच वाज लेटर नेम्ड एज द केरला। तो फर्स्ट ऑफ कम जो नेमिंग चेंज हुआ था पहला कब हुआ था, 1 जुलाई 1949 को। अंडर द स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 1956, अंडर द स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 1956 ट्रावेनकोर, कोचीन एंड मालबार स्टेट वर यूनाइटेड टू फॉर्म द स्टेट ऑफ द केरला। तो देखिए कौन सा स्टेट आपका रीयूनाइटेड हुआ था, रिकॉग्नाइज हुआ था, कौन सा कि कोचीन एंड मालबार। देखिए मान लीजिए कोचीन और मालबार यूनाइटेड होकर 1956 में 1 नवंबर को केरला स्टेट हुआ था। ठीक है, ये था आपका हिस्ट्री। और आने वाले टाइम पर जैसे कि मोनूमेंट्स आएगा, स्टेट केरला का स्टेट का मोनूमेंट आएगा ना, मोनूमेंट में भी आपको अच्छा हिस्टोरिकल प्लेसेस है जो कि आपको उसके बारे में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन भी दे दूंगा इस क्लास के अंदर। उसके साथ साथ चलते हैं ज्योग्राफी में अच्छा आपको टॉपिक मिलेगा। देखिए इसका क्या है, ज्योग्राफी हम जान लेते हैं। लैंड एरिया ऑफ केरला 38,863 किलोमीटर स्क्वायर पर है। लैंड एरिया 38,863 किलोमीटर स्क्वायर है। ज्योग्राफिकली केरला इज डिवाइडेड इनटू 3 मेजर टूरिस्ट रीजन के तरह डिवाइडेड किया गया है। पहला है मलबार नॉर्थ केरला, कोची सेंट्रल केरला, ट्रावेनकोर आउटर केरला। द स्टेट हैज कोस्ट लाइन ऑफ 590 किलोमीटर। यहाँ पे एक पॉइंट आ जाता है, यहाँ पे आपको 1 मार्क मिल जाएगा। क्या है आपका, जो कि आपका कोस्ट लाइन है। कोस्ट लाइन जैसे कि मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन, जो भी लोग केरला से हमारा वीडियोस देख रहे हैं, हमें सपोर्ट कर रहे हैं, जितने लोग भी देख रहे हैं, सिर्फ केरला नहीं, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, उनके लिए क्वेश्चन है कि बोलिए कि कौन सा स्टेट, ठीक है, इंडिया का कौन सा स्टेट उसका कोस्ट लाइन ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है, कौन सा स्टेट का कोस्ट लाइन सबसे ज़्यादा है। और उसका मैं एक हिंट दे रहा हूँ, उसका जो कोस्ट लाइन है, पूरा कोस्ट लाइन है उसका 1596 किलोमीटर है। इंडिया का एक स्टेट है जिसका कोस्ट लाइन सबसे ज़्यादा है और उसका कोस्ट लाइन का लेंथ कितना है किलोमीटर में, 1596 उसका कोस्ट लाइन है। तो जितने लोग भी हमें देख रहे हैं उनको कमेंट करना होगा, और जिनको नहीं पता है उनको मैं क्लास ख़त्म होते होते मैं आपको बोल दूँगा कि कौन सा स्टेट है। जितने लोगों को पता है वो प्लीज़ कमेंट करिए, जिससे कि कमेंट करने से आपको पता चलेगा, ठीक है। और जिन लोगों को नहीं पता है, ये यहाँ पे आपको देखिए हर एक शिफ्ट में आपका आरआरबी में हर एक शिफ्ट में आपको ये वाला क्वेश्चन मतलब मिलेगा ही मिलेगा। ये वाला क्वेश्चन जो कि आपका कोस्ट लाइन के ऊपर है ना, कोस्ट लाइन के ऊपर ये वाला क्वेश्चन आरआरबी में मिलेगा ही मिलेगा। तो जिनको पता है कमेंट करिए, और जिनको नहीं पता है मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको क्लास एंडिंग में आपको बोल दूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, फॉरेस्ट सिस्टम ऑफ केरला के बारे में जानते हैं। फॉरेस्ट सिस्टम जो कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, फॉरेस्ट है ना। तो टोटली फॉरेस्ट एरिया इन द स्टेट इज़ 10,336 किलोमीटर स्क्वायर, और फॉर्मिंग जो कि बना रहे हैं, जो कि 27.83% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया, जो कि मतलब केरला स्टेट के गवर्नमेंट द्वारा लगाया गया है, उनको ग्रो करवाया गया है। उसका परसेंटेज कितना है, 27.83% है। दोस्तों ये आपको पॉइंट में भी आपको मिल सकता है, एग्जाम में नहीं मिल सकता, उसका मैं गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसलिए रखा हूँ कि हमारे जितने भी यंगस्टर्स हैं वो थोड़ा कॉन्शियस हो जाए कि फॉरेस्ट को जैसे कि इम्प्रूवमेंट करना है। फॉरेस्ट पेड़ पौधे ये हमारा ऑक्सीजन का सप्लीमेंट होते हैं, हाई सोर्स सप्लीमेंट होता है, ठीक है। जैसे कि आपको पता होगा, एक जनरल नॉलेज फैक्ट के बारे में बोल रहा हूँ कि दिल्ली में एक टावर बना रहा है, तो उसका तो करेक्ट मुझे नहीं पता, वो एयर प्यूरीफाई करेगा। हम मानता हूँ दिल्ली में एयर प्यूरीफायर का बहुत ही सख्त ज़रूरत है, लेकिन मान लीजिए कितना भी एयर प्यूरीफायर करे, जो नेचुरल होता है वो नेचुरली होगा ना। तो नेचुरल कहाँ से आता है, हमारा फॉरेस्ट सिस्टम से आता है। तो फॉरेस्ट सिस्टम देखिए, इसका गवर्नमेंट, जो केरला का गवर्नमेंट 27.83% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया का इतना जो परसेंटेज है वो फॉर्म कर रहा है, खुद फॉर्म कर रहा है। तो मतलब ये एक अच्छा इनिशिएटिव है जंग फॉरेस्ट सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। उसके साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। देयर आर 5 मेजर टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन केरला। पहला वन ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, दूसरा आपका ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट,
थर्ड है आपका ट्रॉपिकल ड्राई डिसीजियस फॉरेस्ट, फोर्थ है आपका माउंटेन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, फिफ्थ आपका प्लांटेशन। क्योंकि ये जो फिफ्थ है प्लांटेशन, इसका परसेंटेज कितना हो जाएगा आपका 27.83, क्योंकि ये जो आपका परसेंटेज है ना, ये केरला गवर्नमेंट खुद से बना रहा है। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव से। तो हमारा जो भी स्टेट से बिलोंग्स करते हैं, जो भी डिस्ट्रिक्ट से हम बिलोंग्स करते हैं, ठीक है, तो उनको खुद गवर्नमेंट किससे बनता है दोस्त, गवर्नमेंट हमसे ही बनता है। तो हमें ही इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, हमें ही आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हमारे बर्थडे पर हम पार्टी करते हैं, केक वेक काटते हैं, तो एक बार याद रख लीजिएगा, आप अगर ईच बर्थडे पर 1 से 2 पेड़ लगाते हो, 1 से 2 पेड़ लगाते हो, उसका लगाना कोई ज़रूरत नहीं, उसका क्या केयर लेते हो आप, उसका केयर लेते हो। तो मान लीजिए कोई भी इंसान एवरेज 60 ईयर्स जिंदा रहता है। अभी आपका एज होगा, मान लीजिए आपका 20 होगा एज आपका, तो मतलब 60 ईयर्स मतलब आपका 40 ईयर्स अभी आपको है 60 ईयर्स को, मतलब ईच बर्थडे पर आपका 2 पेड़ लगाते हो, तो 40 ईयर्स कवर करते करते आपको कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा आपका पेड़। 80 ट्रीज आप लगभग लगा चुके होगे, और उसका केयर लेके ध्यान लेके मान लीजिए 80 पेड़ से 10 मर गए, तो आपको टोटल पेड़ कितना हो जाएगा आपका पास, 70 हो जाएगा। तो मान लीजिए अभी ये वीडियो को मान लीजिए 500 लोग देख रहे हैं, ठीक है, इसी वीडियो का आपको 500 लोग देख रहे हैं, 500 लोग से मान लीजिए एक से ही 70 पेड़ उग रहे हैं, तो 500 लोग से कितना बनेगा, देखिए थोड़ा अच्छा इनिशिएटिव है ये, ठीक है। तो चलिए फटाफट लाइक करिए क्लासेस को, अगर अच्छा लग रहा होगा, 500 लोग देख रहे हैं तो 500 लाइक मिलना चाहिए दोस्त, फटाफट 500 लाइक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं, रिवर सिस्टम के बारे में आपको पता होना चाहिए कि रिवर सिस्टम क्या होता है। देयर आर 44 मेजर रिवर्स इन केरला, 44 मेजर रिवर्स से 3 रिवर्स आर ओरिजिनेटेड इन द वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट से 3 रिवर का उत्पन्न हुआ है। 41 ऑफ देम फ्लू वेस्टवर्ड एंड 3 ईस्टवर्ड, मतलब 44 जो मेजर रिवर्स है उनका 41 क्या होता है कि पश्चिम मुखी होके बह रहा है, पश्चिम मुखी, और 3 ईस्टवर्ड मतलब पूर्व मुखी होके बह रहा है, उनका फ्लो चल रहा है। The rivers of the Kerala are small in terms of length, breadth and water discharge, मतलब केरला का जो भी जितने 44 मेजर रिवर्स है ना, उनका लेंथ, उनका ब्रेथ और उनका वाटर डिस्चार्ज कम है एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स, अदर रिवर्स। इधर जो फ्लो हो रहा है उसका वाटर फ्लो, वाटर डिस्चार्ज कम है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे इम्पोर्टेंट डैम की तरफ। मैं इधर आपको पूरा रिवर का सिस्टम नहीं बोला क्योंकि 44 रिवर सिस्टम हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा और क्लास लेंदी हो जाएगा, उतना इम्पोर्टेंट पूछता नहीं कि कौन सा लेंथ क्या होता है। जो इम्पोर्टेंट रिवर्स है जिस स्टेट का, मैं आपको वो क्लास करवा दिया हूँ, वो स्टेट में आपको इन्वॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। इसका 44 इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, इम्पोर्टेंट डैम के बारे में जानेंगे। इम्पोर्टेंट डैम क्या है आपका, इम्पोर्टेंट डैम है आपका इडुक्की डैम। इम्पोर्टेंट डैम क्या है आपका, इडुक्की डैम। इडुक्की डैम स्टैंड्स बिटवीन 2 माउंटेन्स एंड वन ऑफ द हाईएस्ट अर्च डैम इन एशिया। देखिए थोड़ा ये पॉइंट याद रखिए, यहाँ पे कितना पॉइंट हम उधर कवर किए थे, आपका 9 मार्क्स हम कवर किए थे ना, 9 मार्क 9 पॉइंट्स आपको दे दिए थे कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। ये मान लीजिए और एक जीके क्वेश्चन हो गया कि इडुक्की डैम वन ऑफ द हाईएस्ट आर्क डैम इन एशिया, हाईएस्ट आर्क डैम इन एशिया का पूरा एक कॉन्टिनेंट का हाईएस्ट आर्क डैम है इडुक्की डैम। ये यहाँ पे हो गया 1 पॉइंट, मतलब आपको यहाँ पे 10 मार्क्स आपके पॉकेट में गिरा दिया, ठीक है। उसके साथ साथ और क्या करना है देखिए, उसके साथ साथ मलमपुझा डैम, ठीक है। मलमपुझा डैम इज लोकेटेड ऑन द फुट हिल ऑफ द वेस्टर्न घाट एंड इट इज द लार्जेस्ट रिजर्वर इन केरला स्टेट, लार्जेस्ट रिजर्वर इन केरला स्टेट, मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज देखेंगे, स्टेट वाइज देखेंगे तो केरला स्टेट का ये जो आपका मलमपुझा डैम है इसका लार्जेस्ट रिजर्वर है। उसके साथ साथ आगे बढ़ेंगे, परम्बिकुलम डैम है। परम्बिकुलम डैम इज द टॉप 10 embankment in the world and ranks number 1 in India। थोड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये दोस्त। इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि परम्बिकुलम डैम है, परम्बिकुलम डैम इज द टॉप 10 embankment in the world
मतलब वर्ल्ड में टॉप 10 के अंदर ये आ जाता है, ठीक है। एंड रैंक्स नंबर 1 इन इंडिया, मतलब इंडिया में नंबर 1 रैंक कर रहा है ये जो डैम है आपका। किस लिए? दिस एम्बार्कमेंट डैम इज ब्यूड अक्रॉस द परम्बिकुलम रिवर एंड लोकेटेड इन द पलाकड़ा डिस्ट्रिक्ट इन द वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट में ये सिचुएटेड कर रहा है और वर्ल्ड में टॉप 10 में आता है, इंडिया में 1 नंबर पे है ये डैम। फिर नेयार डैम आ जाता है, नेक्स्ट आ जाता है आपका नेयार डैम। नेयार डैम क्या है आपका? नेयार डैम ऑन द नेयार रिवर इज ए ग्रेविटी डैम, ये जो थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, ग्रेविटी डैम होगा। लोकेटेड ऑन द फुट ऑफ द वेस्टर्न घाट इन त्रिवेंद्रपुरम डिस्ट्रिक्ट। काकियम डैम, ये भयंकर नाम है, पहले ही मैं मतलब पहली बार सुन रहा हूँ ये सब डैम्स के बारे में, मज़ा आ रहा है। उसका प्रोनाउंस अगर गलत हो रहा है, जो भी केरला से बिलोंग्स करे मेरे दोस्त, थोड़ा माफ़ करिएगा क्योंकि अगर प्रोनाउंस गलत हो रहा है। काकम डैम इज़ द मोस्ट पिक्चरियस डैम साइट इन केरला एंड लिस्टेड एज वन ऑफ द बेस्ट हाइडल टूरिज्म डेस्टिनेशन इन द स्टेट, ठीक है। पजासी डैम और कुलूर बैरेज इज स्टोन मेंश्योर स्ट्रक्चर डैम कंस्ट्रक्टेड ओवर भलतपट्टनम रिवर इन कन्नूर डिस्ट्रिक्ट में ये रिजर्व है। फिर आगे बढ़ेंगे, आगे आपका बंसुरा सागर डैम। बंसुरा सागर डैम क्या है? बनसुरा सागर डैम इज वायन डिस्ट्रिक्ट ऑफ द केरला इज होम टू द ओनली फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट इन इंडिया। देखिए ये मस्त है कि क्या है आपका, बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि आपका हो जाएगा कि डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला इज द होम ऑफ द ओनली फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट इन इंडिया। जो बंसुरा डैम है आपका पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट इन इंडिया है। दिस डैम इज द लार्जेस्ट एर्थ डैम इन द इंडिया एंड रिजर्वर सबमर्ज्ड द सराउंडिंग एरिया ऑफ बंसुरा हिल। क्या बोला इधर कि द डैम इज द लार्जेस्ट एर्थ डैम इन इंडिया। एर्थ डैम इंडिया का सबसे बड़ा है। आगे बढ़ेंगे, आगे फैक्ट के बारे में चलते हैं। क्या है आपके लिए? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और उसके बाद क्या है आपका? नेशनल पार्क। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ। क्या है आपका कॉन्सेप्ट? कि मान लीजिए कि बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन आ रहा होगा कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बोल रहा हूँ, फिर आपको मैं बोल रहा हूँ कि नेशनल पार्क। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में डिफरेंस क्या है? कोई बोल सकता है? जिसको पता है प्लीज़ कमेंट करिए। या दोस्त क्लास इतना मेहनत से बना रहे हैं तो आप थोड़ा कमेंट करिए। कमेंट करने से हमको थोड़ा अच्छा लगेगा कि हमें पता चलेगा कि आपके पास वो कॉन्सेप्ट पहुंच रहा है और आपको अच्छा लग रहा है। थोड़ा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। आप देखते हो 400-500 लोग, 200-300 लोग देखते हो, लेकिन उतना लाइक नहीं मिलता, कमेंट 2-3 ही रहता है। सीरियसली 2-3 लोग रहते हैं, इसलिए मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन का आंसर भी मुझे नहीं मिल रहा है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो थोड़ा मेहनत करिए, आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप भी थोड़ा मेहनत करिए, अच्छा लगेगा हमें भी। और आपके लिए ही ये सब इनिशिएटिव हो रहा है, तो मैं भी आपको कमेंट करने से हमें भी अच्छा लगेगा और आपको भी इन्फॉर्मेशन अच्छा लग रहा होगा करके हमें पता चलेगा। तो चलिए मैं आपको अच्छा इन्फॉर्मेशन देता हूँ आपको कि यहाँ पे आपको डाउट क्लियर हो जाएगा कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क के अंदर डिफरेंस क्या है। पहले चलते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का डेफिनेशन क्या है कि उसको क्या होता है ना, जो कि एनजीओ होता है, नॉन गवर्नमेंट ऑफिस, ठीक है, एनजीओ होता है। तो ये क्या होता है? प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को क्या होता है कि आपका प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है, जो या आपका गवर्नर बॉडी होता है, जो कि आपका गवर्निंग बॉडीज, कोई भी अथॉरिटी हो जाएगा गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से कोई अथॉरिटी बॉडी हो गया या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इसको रन करते हैं। तो मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मोस्ट ऑफ दी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होता है या गवर्नमेंट बॉडी का कोई पार्ट होता है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है या गवर्नमेंट का कोई भी हम बोल सकते हैं ऑफिस होता है, प्राइवेटली ऑथोराइज्ड ऑफिस, ये रन करता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और इसका काम क्या है? इसका काम है कि सर्टेन स्पेसीज ऑफ एनिमल एंड बर्ड्स को प्रोटेक्ट करना। ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का होता है ना, सर्टेन स्पेसीज को प्रोटेक्ट करता है। ये सर्टेन स्पेसीज ऑफ बर्ड और एनिमल को ये प्रोटेक्ट करता है। तो ये क्या हो जाता है कि गवर्नमेंट से रिलेटेड होता है या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से ये इसको रन करते हैं। ये हो गया आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है।
जब आपका नेशनल पार्क आएगा तब नेशनल पार्क के बारे में आपको बोलूँगा। तो चलिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं, और उम्मीद करता हूँ ये जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन बोला कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क का डिफरेंस क्या है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको हमेशा याद रखना होगा कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, या इसका डेफिनेशन पूरा ये है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ ए नेचुरल हैबिटेट दैट इज़ रन बाय ए गवर्निंग बॉडीज और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस दैट प्रोटेक्टेड सर्टेन स्पेसीज ऑफ एनिमल एंड बर्ड्स। सर्टेन स्पेसीज ऑफ एनिमल बर्ड को ये प्रोटेक्ट करता है, और ये नेचुरल हैबिटेट होता है, मैन मेड नहीं होता है, नेचुरल हैबिटेट होता है। तो आपको ये दिमाग में रखना होगा, अच्छे से समझना होगा कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है। उसके साथ साथ मैं आपको बोल दूंगा कि नेशनल पार्क के बारे में आपको बोलूँगा। तो चलिए फटाफट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ख़त्म करते हैं। वायंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि आपका सुल्तान बातरे पर है, पहला वाला। दूसरा बार आरालाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि आपका कन्नूर डिस्ट्रिक्ट पर है। इसका बाद आ गया इडुक्की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इडुक्की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इडुक्की डिस्ट्रिक्ट पर है। चिमिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि परियारम डिस्ट्रिक्ट। दोस्त मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ कि ये बहुत ही अलग ही तरीका का प्रोनाउंस हो रहा है। अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन कुछ गलत है तो प्लीज़ माफ़ करिएगा, ठीक है, प्लीज़ माफ़ करिएगा। मलबार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि आपका कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट पर है। उसके साथ साथ नेक्स्ट आ गया आपका न्यू अमरबलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये इधर आ गया कि अरलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आ गया न्यू अमरबलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो कन्फ्यूज मत होइएगा कि उसका नेक्स्ट चलते हैं चिन्नर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि आपका मुन्नर डिस्ट्रिक्ट पर है। नेयार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि आपका कलिकट डिस्ट्रिक्ट पर है। पिच्ची भजानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि आपका परियारम पर है। उसके साथ साथ आगे आपका पेपर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कुमरकोम बर्ड सेंचुरी जो कि आपका कुमरकोरम पर है। और नेक्स्ट आ गया आपका मंगलवनम बर्ड सेंचुरी जो कि कोची पर है। अरलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि अरलम पर है। कोटियोरो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि कोटियोर पर है, ठीक। फिर आ गया आपका पेपर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि मोनोकोरा पर है। फिर आ गया नेक्स्ट 10th पॉइंट आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जैसे कि मैं आपको बोला था कि अगर आपका नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी खत्म हो जाता है, नेशनल पार्क के बारे में आपको बोलूँ। तो फिर से मैं आपको याद दिला दूँ, इसलिए मैं एक साथ नहीं बोला क्योंकि आपको क्लास देखने के साथ साथ आपको दिमाग में बस जाना चाहिए जो भी आपको M2 सक्सेस 98 आपको जीके जीएस टूर ऑफ इंडिया में हम पढ़ा रहे हैं। दोस्त फ़र्क इतना है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क के डिफरेंस में कि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डिफरेंस इतना ही है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक गवर्निंग ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में डिफरेंस इतना है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक गवर्निंग बॉडी के द्वारा रन किया जाता है या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा रन किया जाता है। लेकिन नेशनल पार्क के जो होता है, नेशनल पार्क क्या हो जाता है, ये एक फ्लोरा एंड फौना और हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट, लैंडस्केप एक्सेट्रा ये सबको प्रोटेक्ट करता है। तो ओवरऑल मैं अगर बोलूँगा आपको, नेशनल पार्क प्रिजर्व फ्लोरा एंड फौना, हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स, लैंडस्केप एक्सेट्रा। और उसके साथ साथ और एक पॉइंट है, नेशनल पार्क इज अ हाईली रेस्ट्रिक्टेड एरिया। मतलब यहाँ पे जैसे कि आप जू जाते हो या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप घूमने जा सकते हो, देखने जा सकते हो, लेकिन नेशनल पार्क का एक सर्टेन टाइमिंग होता है और ये हाईली रेस्ट्रिक्टेड एरिया होता है। पीपल कैंट रैंडमली एसेस इट, आप रैंडमली इसको एसेस नहीं कर सकते, रैंडमली आप इसको घूमने नहीं जा सकते। लेकिन आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, जू हो, आप जा सकते हो क्योंकि that part were run by the private organizations के द्वारा होता है। लेकिन नेशनल पार्क फ्लोरा एंड फौना के और कुछ हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट को प्रोटेक्ट करता है। अगर अभी आपको मन में डाउट आ रहा होगा कि फ्लोरा एंड फौना क्या है, ठीक है, ये सभी लोगों को डाउट रहता है क्योंकि एग्जाम में आपको सिलेबस में आपको देखा होगा जीएस टॉपिक में आपका फ्लोरा एंड फौना होता है। तो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि भाई ये फ्लोरा एंड फौना क्या है, ठीक है, उसका भी डाउट मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। फ्लोरा एंड फौना क्या होता है, फ्लोरा जो होता है ये प्लांट का होता है, फौना जो होता है एनिमल का होता है। इतना ही याद रखिए, फ्लोरा एंड फौना होगा कभी भी, फौना एंड फ्लोरा कभी नहीं होगा, ठीक है। आपको ट्रिक मैं बोलूँगा कि देखिए फ्लोरा एंड फौना होगा, ठीक है, कभी भी फौना एंड फ्लोरा नहीं होगा। तो फ्लोरा का मतलब मान लीजिए प्लांट है, फ्लोरा का मतलब प्लांट है, फौना का मतलब एनिमल है,
ये आपको याद रखना पड़ेगा, इतना सा छोटा सा ट्रिक है। तो फ्लोरा का अभी कभी अगर आपको कोई भी आपका छोटा बड़ा भाई या कोई भी पूछता है फ्लोरा फौना का मतलब क्या है, फ्लोरा का मतलब ये होता है एक पर्टिकुलर प्लांट लाइफ एक्वेरिंग होता है। मतलब मान लीजिए एक टाइमिंग के लिए एक रीजन में एक पॉइंट में कुछ पर्टिकुलर प्लांट्स ही दिखाई देते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका अभी केरला स्टेट चल रहा है, केरला में एप्पल थोड़ी होता है, एप्पल का पेड़ थोड़ी होता है, नहीं ना, एप्पल का पेड़ कहाँ पे होता है, जहाँ पे कोल्डेड एरिया हो, जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, शिमला हो गया, है ना, उस हिसाब से होता है। फिर अगर देखिए कोकोनट ट्री, कोकोनट ट्री जैसे कि आपका केरला का स्टेट ट्री है, कोकोनट ट्री कहाँ पे होता है, थोड़ी अमेरिका में होगा या थोड़ी कहीं पे, मतलब मान लीजिए कि आपका जम्मू एंड कश्मीर में होगा, नहीं ना, उसका जो एनवायरमेंट अलग है। तो यही होता है कि प्लांट लाइफ एक्वेरिंग इन अ पर्टिकुलर रीजन और टाइम। तो फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट जो कि एक पर्टिकुलर रीजन और पर्टिकुलर टाइमिंग में एक पर्टिकुलर प्लेस में पाया जाता है। हो गया। फौना का क्या होता है, फौना एनिमल होता है, सेम एज ऑल ऑफ द एनिमल लाइफ ऑफ एनी पर्टिकुलर रीजन और टाइम। कोई भी एक पर्टिकुलर एनिमल होता है जो कि पर्टिकुलर प्लेस पे ही दिखाया जाता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपके लिए क्वेश्चन है कौन सा कंट्री है जहाँ पे आपको सांप नहीं मिलता है, और कौन सा कंट्री है जो जहाँ पे आपको सांप मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया पे ज़्यादा सांप मिल जाता है, लेकिन आपको न्यूजीलैंड हो जाएगा वहाँ पे सांप मिलता नहीं। तो इसका आ जाएगा फ्लोरा एंड फौना का डिफरेंस आ जाएगा, फ्लोरा में क्या होता है और फौना में क्या होता है। उम्मीद है समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो फटाफट कमेंट करिए कि हाँ भैया समझ गए करके, ठीक है। तो क्योंकि मैं क्लास करवा रहा हूँ आपको, लाइव तो नहीं कर रहा हूँ, रिकॉर्डेड वीडियो जा रहा है आपको, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप 200-300 लोग इतना देखोगे, इतना कमेंट करोगे, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे प्रेज मिलेगा, मुझे थोड़ा मोटिव होगा, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपका फ्लोरा एंड फौना नेशनल पार्क और आपका जो कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल गया होगा, ठीक है। तो ये होता है पूरा कंप्लीट डिटेल्स। जैसे कि मान लीजिए अभी मैं आपको नेशनल पार्क के बारे में पूरा मैं डिटेल दूंगा। पहला आ गया क्या आपका मथिकेतन सोलर नेशनल पार्क, ठीक है। क्या आ गया मथिकेतन सोलर नेशनल पार्क, जो कि लोकेशन क्या है, पोपारा। इसके बारे में जानेंगे। जो मथिकेतन है इसका जो नेशनल पार्क है ज़्यादा फोर्स देता है कि ज़्यादा, मतलब कोई भी एनिमल होता है ना, एनिमल कहाँ पे होता है, इसका एलिफेंट होता है। इसका ज़्यादा प्रिजर्व एनिमल्स को है जो कि एलिफेंट है, जो कि मैं बोलता हूँ ना इंडियन एलिफेंट यहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। और इसको 2008 में नेशनल पार्क घोषित किया गया इंडियन सरकार के द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 2008 में इसको नेशनल पार्क घोषित किया गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका साइलेंट वैली नेशनल पार्क। साइलेंट वैली नेशनल पार्क आपका पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट पर है, पलक्कड़ लोकेशन पे है। ये जो साइलेंट वैली है आपका फ्लोरा एंड फौना को डिटेक्ट करता है, फ्लोरा एंड फौना को ये रिप्रेजेंट करता है। और इसका जो भी मानते हैं, इसको जो भी आपको पता चला होगा कि जैसे कि मथिकेतन सोलह को 2008 में नेशनल पार्क घोषित किया गया, साइलेंट वैली नेशनल पार्क को 1847 में, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, 1847 में, 1947 में, 1847 में, 1947 में क्या हुआ था, हम स्वाधीन हुए थे, ठीक है। तो 1847 में आपको एक बॉटनिस्ट रॉबर्ट वेट जिसको एक्सप्लोर किए थे 1947 में, ठीक है। और साइलेंट वैली को याद रखिए, ये आपको फ्लोरा एंड फौना को डिटेक्ट करता है, रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका पंपरडूम सोलर नेशनल पार्क, जो कि भटभटा पर है, सेम साइलेंट वैली के फ्लोरा एंड फौना के आ जाता है अंदर। फिर आता है अरविकुलम नेशनल पार्क फॉरेस्ट चेक पोस्ट। देखिए जितना भी मैं आपको नेशनल पार्क बोल रहा हूँ, नेशनल पार्क का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगा उसको एक्सप्लेन करके। जैसे कि आपका आ गया अरविकुलम नेशनल पार्क, जो कि कर्नल देवन हिल्स पर है। इसका जो भी आपका है, इस पर एक खासियत है। क्या खासियत है आपका, ये जो पहला नेशनल पार्क है केरला का, ठीक है। ये आपका जो कि मैं आपको देखिए 1 2 3 4th पॉइंट पर जो है आपका, ठीक है, इरवलिकुलम नेशनल पार्क, जो कि आपका एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसका ये है, ये केरला का फर्स्ट नेशनल पार्क है, जो कि 1975 पे उसको नेशनल पार्क घोषित कहा गया था। उसके साथ साथ इसका जो एनिमल है, एनिमल रिजर्वर है नीलगिरी थर एक एनिमल है, प्रजाति है, उसको ये प्रोटेक्ट करता है। फिर आ गया अनामुदी सोलर नेशनल पार्क। इसका क्या है, फ्लोरा एंड फौना, जिससे कि साइलेंट वैली आपका फ्लोरा एंड फौना आया, ये भी आपका फ्लोरा एंड फौना आया, और ये भी आपका फ्लोरा एंड फौना आता है।
फ्लोरा एंड फौना इसका थोड़ा डिफरेंट कैटेगरी है, जैसे कि मान लीजिए आपका एलिफेंट हो गया, टाइगर हो गया, पैंथर हो गया, इंडियन बाइसन हो गया, इसका डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में ये एनिमल को रिजर्व रख रहा है एंड प्रोटेक्ट कर रहा है। फिर आगे आपका मुखरुति नेशनल पार्क। मुखरुति नेशनल पार्क आपका पदभयाल पर लोकेशन पर सिचुएटेड है। इसका जो कैटेगरी है, इसका थोड़ा स्पेशली नोन एज नीलगिरी थर पार्क। इसको मैं आपको क्या बोला कि आपको कि जो इरविकुलम आपका क्या है, आपका पहला नेशनल पार्क आपका केरला का है। ये किस चीज़ को रिजर्व रख रहा है, नीलगिरी थर। उसी हिसाब से मुखर्ती नेशनल पार्क जो है, इसको हम नीलगिरी थर पार्क के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, तो थोड़ा देखिए यहाँ पे नेशनल पार्क में नीलगिरी थर को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, लेकिन मुखर्ती नेशनल पार्क जो है, इसको हम नीलगिरी थर पार्क के नाम पे हम जानते हैं। तो डिफरेंस समझ रहे हैं ना? उम्मीद है आपको क्लियर हो रहा होगा। आगे बढ़ेंगे, साइलेंट वैली नेशनल पार्क उसी हिसाब से आ गया। फिर साइलेंट वैली नेशनल पार्क मनकट पर आ गया। असी नेशनल पार्क आपका पुलम मथोले पे आ गया। मेथिकेतन 16 नेशनल पार्क इडुक्की पर आ गया। ठीक है, राजीव गांधी नेचर पार्क है, तो नेचर पार्क है, बायोस्फीयर है। ये सब आपको पता होगा कि मैन मेड होता है बायोस्फीयर, जैसे कि आपका एक अच्छा कोल्ड क्लाइमेट बना रहे, उसमें से कुछ स्पेसीज को छोड़ा जाता है। ठीक है, ये सब होता है। फिर आगे आपके इम्पोर्टेंट लेक के बारे में चलते हैं। इम्पोर्टेंट लेक के बारे में जाते जाते उसके साथ आ जाएगा इम्पोर्टेंट वाटरफॉल के बारे में। इम्पोर्टेंट लेक है आपका पेरियर लेक। ठीक है, आगे आपका पेरियर लेक, उसके साथ साथ सस्तम कोटा लेक, वदकचेरी लेक और पुनामाड़ा लेक। ठीक है, यह आ गया आपका 4 इम्पोर्टेंट लेक्स केरला का। आगे बढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट वाटरफॉल के बारे में हम जानेंगे। इम्पोर्टेंट वाटरफॉल जैसे कि अतिरापलिया वाटरफॉल, मीनमुत्ती वाटरफॉल, पल्लरूबी वाटरफॉल, भेजाचल, चेतयलम वाटरफॉल, पावर हाउस वाटरफॉल, उसके साथ साथ सेतिनाल रॉक वाटरफॉल, थुशीगिरी वाटरफॉल। क्या? फिर चलते हैं पावर प्लांट। ठीक है, पावर प्लांट है थर्मल पावर प्लांट, जो कि आपका ब्राह्मणपुरी पावर प्लांट है, कोझिकोड डीजी है, राजीव गांधी CCPP थर्मल पावर प्लांट है। नॉन कन्वेंशनल पावर प्लांट कसरगोड सोलर पावर पार्क, कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट सोलर पावर प्लांट। ठीक है, कंजीकोड वाइंड फार्म, फिर EDRA सोलर PV प्लांट, ये आपका नॉन कन्वेंशनल। इसका थोड़ा कैटेगरी कर दिया हूँ मैं। हाइड्रो पावर प्लांट जैसे कि आपका इडुक्की पर है, सबरगिरी, आगे आपका लेडमायर, या आगे आपका हाइड्रो पावर प्लांट। आगे बढ़ेंगे, ये भी सब आपका हाइड्रो पावर प्लांट है। नेक्स्ट चलते हैं इंपोर्टेंट एयरपोर्ट के बारे में। इंपोर्टेंट एयरपोर्ट में आपको बोलता हूँ कि नेशनल एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। जैसे कि मान लीजिए आपका कन्नौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कन्नौर पर है, कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोचिन पर है, सबरीगिरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कजीखोड़े पर है। फिर त्रिवम्बदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका तिरुवनंतपुरम पर है। कलिकुट इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मान लीजिए 1 2 3 4 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इसका, तो मतलब इम्पोर्टेंट है। जहाँ पे आपको इंटरनेशनल लगता है तो वो आपको इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ये याद रखिए। ठीक है, फेमस स्टेडियम पूछता नहीं है, तो मान लीजिए कभी कभार पूछा तो क्या करोगे। ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम तिरुवनंतपुरम, EMS स्टेडियम कोझिकोडे, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कोच्चि, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कोल्लम, चंद्रशेखर नायर स्टेडियम तिरुवनंतपुरम, महाराजास कॉलेज स्टेडियम कोच्चि, त्रिशूर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन स्टेडियम त्रिशूर। तो ये कुछ फेमस स्टेडियम केरला स्टेट का है। इम्पोर्टेंट मोनूमेंट्स जो आता है, इम्पोर्टेंट मोनूमेंट्स में आपको बोला था, इम्पोर्टेंट मोनूमेंट्स में आपको अच्छे से एक्सप्लेन थोड़ा करूँगा मैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि 4 मोनूमेंट्स है इधर, बेकल फोर्ट, पलाक्कड़ फोर्ट, जयूस सिंजेजियस, पद्मनाभपुरम पैलेस। तो जो बेकल फोर्ट है, ये क्या होता है, लार्जेस्ट फोर्ट इन केरला है। ये लार्जेस्ट
फोर्ट है, ठीक है, लार्जेस्ट फोर्ट इन केरला है। फिर आ जाए पलक्कड़ फोर्ट। पलक्कड़ फोर्ट जो कि आपका सिचुएटेड इन द वेरी हार्ट ऑफ द पलक्कड़ टाउन। तो मतलब ये जो आपका पलक्कड़ टाउन का हार्ट पर है, ठीक है। इससे ये हार्ट होता है क्या? ऐसे ही हार्ट होता है कि भाई? ऐसे कुछ नहीं होता है, ठीक है। ये सब आपका भ्रम है, भ्रम, ठीक है। ऐसे कभी भी हार्ट नहीं होता है, ये बस हम एनिमेशन कर लेते हैं। प्यार व्यार दिल का कुछ नहीं होता है, पढ़ाई पढ़ाई करो। तो हार्ट जो होता है वो मेन फंक्शन करता है, मतलब जैसे कि रक्त का संचलन होता है, वो कभी बायोलॉजी क्लास में हम पढ़ेंगे हार्ट के बारे में। तो ये तो बिल्कुल नहीं होता है, तो आप थोड़ा इससे दूर रहिएगा, ठीक है। ये बस माँ बाप, माँ और पापा का हो तो ही अच्छा है, ठीक है। यहाँ पे कोई अलग आ गया तो आप, मैं उसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, तो ये आपके लिए दिक्कत करेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या इंपॉर्टेंट मोनूमेंट्स के बारे में बोला कि ये जो सबसे क्या लार्जेस्ट फोर्ट है, और पलक्कड़ जो कि आपका हार्ट ऑफ द पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट पर है। आगे बढ़े, इंपॉर्टेंट सिटीज़ के बारे में थोड़ा जानेंगे। कभी कभार पूछता है आपका जीके में कि कोची क्या है? गेटवे ऑफ इंडिया, क्वीन ऑफ अरेबियन सी। कोची को किस नाम से हम जानते हैं, ठीक है। कोची को किस नाम से हम जानते हैं, ठीक है। तो आगे आपका कोची द गेटवे ऑफ इंडिया, क्वीन ऑफ द सी, अरेबियन सी। कोलम कैशू कैपिटल, कोलम जो कैशू कैपिटल काजू होता है, कैशू, कैशू कैपिटल है ये आपका, ठीक है। फिर गेटवे टू बैकवर्ड्स, प्रिंस ऑफ अरेबियन सी, ये तो उसका नाम है। इंपोर्टेंट डांस फॉर्म, इंपोर्टेंट डांस फॉर्म में आता है, देखिए दोस्त, ये जहाँ पे भी आपको कितना आपको मिल जाएगा, यहाँ पे 3 3 6 7 आपको मिल रहा है डांस फॉर्म। 7 तो यहाँ पे लोकल डांस फॉर्म है दोस्त, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि 7 डांस फॉर्म लोकल है। उसमें से केरला स्टेट का एक इम्पोर्टेंट डांस फॉर्म है जो कि आपका कथकली है। आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा, वहाँ पे 10 मार्क था, 2 पॉइंट उधर कवर किए, 12 पॉइंट, और यहाँ पे 1 पॉइंट आपका आ गया कितना, बोलिए, मेरा थोड़ा मैथ कमज़ोर है, ठीक है, माफ़ करिएगा। तो 12 पॉइंट प्लस 1 हो गया आपका 13 पॉइंट आपको कवर करवा दिए। फिर भी और भी आगे, अभी तक क्लास ख़त्म हुआ नहीं है। कथकली जो आपका स्टेट डांस केरला का, क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, मान लीजिए, लिख के लीजिए कि क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा। यहाँ से जो नेशनल डांस फॉर्म होता है ना, अभी तक हम 13 कंप्लीट हो जाएगा इसको लेके, तो 13 का जो भी डांस फॉर्म है उसमें से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। फिर भी थोड़ा बोल लेता हूँ, थुलाल आ गया, थेयम आ गया, कोथू आ गया, कृष्णा नाटम आ गया, कोथियटम आ गया। ये आगे ख़त्म हो गया आपका डांस फॉर्म। आगे बढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट रीजनल फेस्टिवल ओनम फेमस ही है, विशु, त्रिवतिरा, त्रिशूरपुरम, क्रिसमस, ये सब फेमस है। फिर आ गया आपका यूनेस्को हेरिटेज साइट, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनेस्को हेरिटेज साइट जो कि आपका है, क्या है ये आपका, कि वेस्टर्न घाट जो है, वेस्टर्न घाट अनामलय सब क्लस्टर। क्लस्टर क्या होता है आपको दिमाग में आ रहा होगा क्वेश्चन, कोई भी पीडीएफ ये पढ़ेगा, उसको पहला क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज क्लस्टर। क्लस्टर ये है जहाँ पे एक यूनिटी होता है, मान लीजिए प्लांट हो, एनिमल हो, कोई भी स्पेसिस हो या लैंडस्केप हो जो एक साथ में रहता है, उसको हम क्लस्टर बोलते हैं। क्लस्टर याद रखिए, आराम से बोल रहा हूँ, क्लास को देखिए, लंबा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद करता हूँ आप क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि भाई अच्छा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। पढ़ाई के लिए तो इतना मेहनत करना चाहिए आपको, ठीक है। क्लास आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो क्लास लंबा चलेगा, तो पेशेंसफुली क्लास में बैठिए, ठीक है। तो आ गया आपका प्लांट आ गया, एनिमल आ गया, स्पेसिस आ गया, लैंडस्केप आ गया, हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स आ गया, जहाँ पे एक साथ में रहता है, वहाँ उस चीज़ को हम क्लस्टर बोलते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो ये आ गया क्या आपका वेस्टर्न घाट जो आ गया, इसका जो भी लेंथ है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये है, इसका जो लेंथ है ओनली कुछ नहीं, बस इतना ही, 2695 मीटर है, जिसको हम फीट में अगर गने तो थोड़ा कैलकुलेट करें, 8842 फीट होता है। बहुत गहराई है, बहुत ऊंचा है इसका। नेक्स्ट आ गया जो कि अगस्त्यमाली सब क्लस्टर, इसका हाइट है 100
माफ़ करिए 1866 मीटर इसका हाइट है। ठीक है, आने वाला सब क्लस्टर ये हो गया आपका थोड़ा लिटिल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, हो गया। फिर आगे बढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट ट्राइब्स के बारे में थोड़ा जानेंगे। इम्पोर्टेंट ट्राइब्स आपको दिख रहा होगा, बहुत सारे हैं यहाँ पे, 8-9 लगभग है। अधियारस, अरंदन, इरवलम, चोलोनिकन, हिल, पुलैया, इरुला, कदर, कनिकर, ये सब आपका इम्पोर्टेंट ट्राइब्स आ गए। ठीक है, हर एक स्टेट का ट्राइब्स होता है। मूलवासी जो कहते हैं, आदिवासी जो हम बोलते हैं, इनसे ही ये स्टार्ट होता है वो प्लेसेस का आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, फिर आगे आपके इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर। इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी आया आपका। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, पॉइंट ये है कि जो कि केरला है 96% ऑफ द कंट्रीज नेशनल आउटपुट ऑफ द पेपर। जो ब्लैक पेपर होता है ना, 96% इंडिया का केरला से आता है। मतलब रिच इन एग्रीकल्चर है इसका जो भी चल रहा है कंडीशन है, रिच इन कल्चर है। तो मतलब एग्रीकल्चर से भी इसका बैकबोन होता है। मैं आपको बोला था मध्य प्रदेश, यूपी, इसका बैकबोन क्या है, एग्रीकल्चर है। उसी हिसाब से केरला का भी बैकबोन आपका एग्रीकल्चर में आ जाएगा। उसी के साथ साथ कुछ और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। द इम्पोर्टेंट स्पाइसेस आर कैरमेडम, कैनियम, क्लोव, टर्मरिक, नटमेग एंड वनीला। ये भी यहाँ पे क्या करते हैं, फसल उगता है, एग्रीकल्चर करते हैं। उसी के साथ साथ अदर क्रॉप्स लाइक टी, कॉफ़ी, कैस्यू, पल्सेस, एर्सिया नट्स, जिंजर, कोकोनट, ये सब भी हो जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि केरला 96% पूरा कंट्री का पेपर इसको प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो चलिए आ गया, अभी फिनिशिंग का टाइम आ गया। इंपॉर्टेंट मिनरल्स से जाने से पहले मैं आपको बोल दूं, क्योंकि मैं आपको क्लास के बीच में एक क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा था, कौन सा स्टेट ऐसा है इंडिया का जिसका हाईएस्ट कोस्ट लाइन है, जिसका हाईएस्ट कोस्ट लाइन कितना था, 1596 किलोमीटर है। ये आपका गुजरात का है। सभी को पता होगा, जिन लोगों को नहीं पता है यहाँ से पता चल गया होगा। और उम्मीद करता हूँ जितने लोग भी इसका आंसर कमेंट में दिए हैं उनको ऑल द बेस्ट। ये आपका 1 मार्क पक्का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, गुजरात का सबसे ज़्यादा लंबा कोस्ट लाइन होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे मिनरल्स की तरफ। तो मतलब केरला स्टेट इज एंडाउडेड विद द नंबर ऑफ मिनरल्स, जैसे कि लेमेनाइट, र्यूटिलाइन, जिरकोन, मोनाजाइट, सिलिमनेट। अब आ गया ये जो आपको दिखा ना कितना, 3, 2, 5, ये तो नॉर्मल है। लेकिन यहाँ पे जो 3 है ना, इनके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा। जैसे कि मान लीजिए गोल्ड आ गया, पहले गोल्ड। ठीक है, गोल्ड आ गया, तो गोल्ड इसका जो रिलेटेड है, मान लीजिए इसका जो भी आपका क्या है, पड़ोसी, केरला का पड़ोसी आपका तेलंगाना मिल जाएगा और आपका कर्नाटक मिल जाएगा। तो कर्नाटक से भी गोल्ड ज़्यादा होता है। तो मतलब कर्नाटका स्टेट इज़ द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड इन इंडिया। इंडिया में ये आपका इम्पोर्टेंट है, ये तीनों के लिए, गोल्ड के लिए, क्योंकि कर्नाटक है जो आपका हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड इन इंडिया। इसका 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट आपका है, ठीक है, पहला पॉइंट है आपका कोलार, दूसरा पॉइंट है आपका है हुट्टी। ठीक है, 2 गोल्ड फील्ड है इसका। कोलार है, आपको पता होगा KGF, यस आपको पता है ना KGF, जो कोलार गोल्ड फील्ड है। फिर हुट्टी गोल्ड फील्ड है। ये 2 फील्ड है जहाँ से कर्नाटका अपना हाईएस्ट प्रोड्यूस ऑफ गोल्ड इन इंडिया। इसीलिए ये 2 के कारण इंडिया में गोल्ड प्रोड्यूस का ये लीड कर रहा कौन, कर्नाटका। ठीक है, और तो मान लीजिए तो केरला में तो गोल्ड मिला, लेकिन अभी थोड़ा मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि गोल्ड के बारे में और कहाँ से मिल रहा है। इन इंडिया में हुट्टी गोल्ड फील्ड ओनली एक्टिव माइंस इन द इंडिया। भारत में अभी जो कि 2 आपको कर्नाटक में मिल जाता है, जो कि कोलार गोल्ड फील्ड और हुट्टी गोल्ड फील्ड में। कोलार गोल्ड फील्ड का कुछ पॉलिटिकल इशू के कारण, कुछ इकोनॉमिक्स मतलब कुछ ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम्स के द्वारा ये बंद हो गया है, इनएक्टिव हो गया है। इसीलिए हुट्टी एक है जो कि अभी तक इंडिया में एक्टिव गोल्ड फील्ड है। ठीक है,
ये ईच डे एवरी डे 2000 टन गोल्ड निकालता है। तो मान लीजिए कितना गोल्ड निकल रहा है। ये थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, आपको एग्जाम में आ सकता है। क्या आएगा कि इंडिया का पहला एक्टिव गोल्ड फील्ड कौन सा है। आपको यहाँ पे कोलार होगा और जहाँ पे गोल्ड का मतलब केरला का भी होगा और हुट्टी होगा। तो आपको आंख बंद करके हुट्टी मारना है, ठीक है। और उसके साथ साथ ये भी आ सकता है, यहाँ पे देखिए वहाँ पे 13 नंबर गया था, यहाँ पे एक मैं जो बोला था कि कर्नाटका लीड कर रहा है, 1 पॉइंट आ गया। तो मतलब 13+1, ठीक है। फिर इसके साथ साथ अब और 1 पॉइंट आ गया कि हुट्टी अभी भी एक्टिव है, ठीक है। उसके साथ साथ और एक आ गया कि कोलार गोल्ड फील्ड जो सेकेंड डीपेस्ट गोल्ड माइन इन द वर्ल्ड है। विश्व में कोलार गोल्ड फील्ड जो कि आपका फेवरेट KGF है, वो सेकेंड डीपेस्ट इन द वर्ल्ड है। तो मान लीजिए और 1 पॉइंट आ गया, ठीक है। देखिए मैं थोड़ा इधर मार्क कैलकुलेट कर रहा हूँ, जो भी लास्ट तक देख रहे होंगे उनको पता चल जाएगा कि ये जो क्लास हम कर रहे हैं ना, इसलिए इनसे कितना फ़ायदा होगा, ठीक है। तो वहाँ पे 1 पॉइंट हो गया, और भी 1 पॉइंट आएगा। जनरल नॉलेज में वर्ल्ड से भी पूछता है, विश्व से पूछता है ना, तो आपको क्वेश्चन ये भी आ जाएगा कि पहला कौन सा है, तो फर्स्ट डीपेस्ट गोल्ड माइन कौन सा है, ठीक है। पोंगेंग गोल्ड माइन, पोंगेंग गोल्ड माइन जो कि आपका साउथ अफ्रीका में है। साउथ अफ्रीका में पोंगेंग गोल्ड माइन, जिसका स्पेलिंग है आपका क्या, MPONENG, पोंगेंग, पोंजेंग, ठीक है। तो आपका हो गया आपका +1। तो मतलब कितना मार्क आपका कंप्लीट होगा, 14, 15, 16, 17। तो मतलब क्लास खत्म होते आपका 17 मार्क्स सिर्फ और सिर्फ केरला स्टेट से। केरला स्टेट से आपका 17 मार्क आपका कवर हो गया। तो दोस्त जितने लोग भी हमें इतना सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे एक शानदार इनिशिएटिव को जितना भी सपोर्ट कर रहे हैं, उनको मैं बोल दूं, एक एक वीडियो से, ये 40 मिनट 50 मिनट का वीडियो हो जाएगा, 1 आवर का हो जाएगा। एक एक वीडियो से आपको क्या होता है ना कि पूरा इन्फॉर्मेशन मिलता है। 17 मार्क आपको कवर करवा रहे हैं हम, ऐसे ही 50 मिनट का 1 घंटा का क्लास नहीं कर रहे हैं, 17 मार्क कवर हो गया। तो मान लीजिए एक ही पॉइंट से, एक ही स्टेट से अगर आपको 17 मार्क कवर हो रहा है, एक ही स्टेट से आपको 17 मार्क कवर हो रहा है, तो अभी तक हम 12 स्टेट कवर कर दिए हैं। तो 12 × 17 कर लीजिए ना, 12 × 17 कर लीजिए, मतलब 17 छोड़िए तो कितना आ जाएगा, 120 और 12×7 84, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा, 204 पॉइंट्स, 204 पॉइंट्स आपको कवर हो गया अभी तक, ठीक है। पूरा मिला के 13 मिला के आपको 204 मार्क्स आपको सिखा दिए हैं, ठीक है। ईच एंड एवरी स्टेट से हम बोल रहे हैं। तो 204 पॉइंट अगर आपके पास होगा तो आप उसको नोट्स बनाइए, चलिए देखिए और एग्ज़ाम पे दीजिए। हो गया, ठीक है दोस्त। तो आज का सेशन को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है आपको ये मिल गया होगा। थैंक यू सभी को, धन्यवाद। और जो भी क्वेश्चन पूछा था मैं आपको कमेंट देने के लिए कमेंट में दीजिए, जिनको नहीं पता मैं भी बोल दिया हूँ। तो ऐसे ही हमारा क्लास होता है, आपके लिए इतना मेहनत करते हैं कि एक एक क्लास में एक एक स्टेट के बारे में 10 से 15 पॉइंट मार्क आपको दिला के जाएंगे। तो ऐसे ही सपोर्ट करिए हमें, ऐसे ही प्यार करिए। आपके प्यार से हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, और भी अगर प्यार करेंगे हम आपको और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स लाएंगे, जैसे कि आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो चलिए इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन। ये आपका 13 स्टेट हो गया था, नेक्स्ट मिलेंगे 14 स्टेट के साथ। उसके साथ साथ आपका टूर ऑफ इंडिया खत्म हो जाएगा। उसी टूर ऑफ इंडिया खत्म होते होते आपके लिए और भी बहुत ही अच्छे अच्छे सरप्राइज रखें। तो स्टे ट्यून विथ अस। तो जाते जाते यही बोलूँगा, हमारे चैनल एम टू सक्सेस 98 को ढेर सारा प्यार करिए, और जो भी नए बच्चे हैं हमें सब्सक्राइब जरूर करिए, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन, जिससे कि हमारा लेटेस्ट अपडेट आपके पास पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे, धन्यवाद, टेक केयर। अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक जल्दी से जल्दी ठोको, लाइक ठोको यार, ठीक है। तो चले चलते हैं नेक्स्ट क्लास पे।